अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं, इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है, एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था, और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24, इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फ़ायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। जी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कह रहे हैं अ बॉल इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर्स। ठीक है जी, मेरे पास एक बॉल है जिसको हम लोगों ने 80 मीटर्स की हाइट पे रखा हुआ है ग्राउंड से। क्या है? ये बॉल आ गई, इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है? आपके पास 80 मीटर्स गिवन है ग्राउंड से। ठीक हो गया। आगे कह रहे हैं आपसे फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप करने का मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? आपके पास 0। ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ इस बॉल को जमीन तक गिरने में कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक गिरने में, और हमारे पास डिस्टेंस कितना गिवन है? आपके पास 80 मीटर्स। अगर हम ये सोचें कि इस बॉल को गिरा कौन रहा है, यानी कि इस बॉल को जो एक्सेलरेट कर रहा है, इस बॉल की जो स्पीड बढ़ा रहा है, वो है ग्रेविटी। जिसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो बराबर हो जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, दैट इज जी। और जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आओ जरा चेक करते हैं कि हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग अपने डेटा को देखें तो एस वी आई ए और टी ये सारे मिलके बनाते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसमें वैल्यूज पुट करें। एस की वैल्यू गिवन है 80, वी आई हमारे पास है 0, टाइम हमें नहीं पता, उसी की तो वैल्यू हमने निकालनी है। हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास है 10 और टाइम हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, वो एज इट इज रह गया। 10/2 आपके पास हो जाएंगे 5, ये बन जाएगा 5t स्क्वायर। अब देखो 5 1 5, 5 16 80, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16 सेकंड स्क्वायर। अब सवाल क्या है, मुझे सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए, तो उसके ऊपर लगे हुए स्क्वायर को कटाना होगा। स्क्वायर को कैसे कटाते हैं? आप रूट लगा दीजिए। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? सिंपली 4 सेकंड्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? टी 4 seconds, and the correct option will become option B. Next question. अगले में कह रहे हैं जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड इन 1932। आपके पास जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था इन सब में से 1932 के अंदर? तो देखो आपके पास ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है बेटा, अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने आपके पास डिस्कवर किए हैं।
है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास की हुई है, जो हमें याद रखने भी है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास की है जे थॉमसन ने, ठीक है। इसके अलावा प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है ये हमारे पास दो लोगों के नाम पे जाती है। एक है आपके पास गोल्डस्टीन जिन्होंने एनोड रेस की डिस्कवरी करी थी, और इसके बाद हमारे पास आ गए थे रदरफोर्ड जिन्होंने नाम दे दिया था कि भाई ये जो पॉजिटिव पार्टिकल अंदर मौजूद हैं इनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी बेटा ये हमारे पास की थी किसने? जेम्स चैडविक ने। तो आपके पास ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना होगा कि भाई डिस्कवरर्स कौन कौन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरर कौन है आपके पास? जेम्स चैडविक, विच विल मेक ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं साउंड वेव्स आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा साउंड वेव क्या होती हैं? साउंड वेव वो वेव्स होती हैं जो कि अपने आगे मौजूद मीडियम को कंप्रेस करती हुई मूव करती हैं, ठीक है। जब वो कंप्रेस करती हुई मूव करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसके आगे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो वो क्या करेगी? मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगी और उन कंप्रेशंस की वजह से आपके पास आगे की तरफ मूव करने लग जाती है, ठीक है। तो होता क्या हमारे पास के कंप्रेशंस मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ, जिसकी वजह से साउंड वेव एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती हुई जाती है। तो आपके पास इसका मतलब सिंपली हुआ कि साउंड वेव किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? कंप्रेशन। और कंप्रेशन के पीछे जो हमारे पास खाली सा बाकी रह जाता है उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। तो साउंड ट्रेवल करती है हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव बेटा हमेशा हमेशा कौन सी वेव होती है आपके पास? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, विच विल मेक ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं द डिवाइस विच चेंजेस एसी इनटू डीसी। एक ऐसी डिवाइस जिसको मैंने सर्किट में लगाया और उसमें एसी करंट एंटर किया और उसके आउटपुट में हमें क्या मिल गया? एक डीसी करंट मिल गया। तो ऐसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं डायोड, ठीक है बेटा। आपके पास डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसका फंक्शन क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। और डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज किया जाता है। रेक्टिफायर का मतलब सिंपली क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो कि रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करे। और रेक्टिफिकेशन का भी मतलब हमारे पास क्या है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपके पास डायोड एक ऐसी डिवाइस है बेटा जिसका काम है रेक्टिफिकेशन करना, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो एसी में डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है और इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर, विच विल मेक ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं अ पीस ऑफ वायर। हमारे पास एक वायर है, मान लो ये रहा वो वायर आपके पास, ठीक है। इस वायर को हम लोगों ने क्या किया? इस कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल हिस्से करने आपने इस वायर के, ठीक है। मैंने अपने अंदाजे से 4 इक्वल हिस्से कर लिए, मान लो ये 4 इक्वल हिस्से, हो सकता है आपको ना लग रहे हो और वैसे थोड़ा सा है भी इसके अंदर फॉल्ट, बट चूंकि डायग्राम फॉल्ट है आपके पास, लेकिन समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई 4 हिस्से हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वायर की लेंथ हमारे पास थी L, तो 4 हिस्से होने के बाद हर हिस्से की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी L/4, ठीक है। एक हिस्सा हमारे पास ये आ गया फॉर एग्जाम्पल, उसी के ऊपर हम लोगों ने दूसरा हिस्सा ले जाके रख दिया, उसी के ऊपर तीसरा हिस्सा ले जाके रख दिया और उसी के ऊपर ले जाके हमने रख दिया चौथा हिस्सा, ठीक है। तो आपके पास अब सवाल क्या है? देखो सवाल में भी यही कहा इन्होंने आपसे कि आपने क्या करना है, एक एक करके इन चारों हिस्सों को क्या कर दें? बंडल कर दें एक दूसरे के साथ, ठीक है। साइड बाय साइड कर दिया बंडल हम लोगों ने टू फॉर्म अ थिकर वायर, जिसकी वजह से अब एक मोटा एक थिक वायर हमारे पास बन जाएगा इन चारों को बंडल करने के बाद। ये एक वायर की सूरत पेश करेगा आपके पास एक बंडल करने के बाद, ठीक है। अब ये जो एक वायर बन गया, इस वायर की लेंथ पहले के मुकाबले में कितनी हो चुकी है? L/4। ये तो हम ऊपर भी देख चुके हैं, लेकिन अब अगर एक और चीज देखें, आपके पास लेंथ तो L/4 हो गई है, लेकिन अगर हम लोग बात करें एरिया की, तो एरिया हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा? एरिया हमारे पास अगर हम देखें तो वो 4 टाइम्स हो चुका है। पहले अगर हमारे पास एरिया सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का, इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शन हम निकाल लेते, तो अब चारों को जंबल करके हम लोगों ने निकालना है, जिसका मतलब एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा इस पूरे पोर्शन का? 4 गुना हो जाएगा पहले के मुकाबले में। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है रो L/A। ये तो रेजिस्टेंस हो गई इस वायर की जब इसको काटा पीटा नहीं है। जब इसको काटा पीटा कर दिया हम लोगों ने, तो अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? रो। लेंथ की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा? L/4 और एरिया की डिवाइड जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 4A। ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे हमारे पास? 1/16 और आगे आ जाएगा रो L/A, जिसका मतलब आपके पास ये जो R डैश की वैल्यू आ रही है ये बराबर हो जाएगी 1/16 और रो L/A अगर हम देखें, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी वायर की, तो यहां पे आ जाएगा R।
जिसका मतलब रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, 16 टाइम्स कम हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा, डी, 1/16। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ सबसे पहले तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की आ गई 20 सेंटीमीटर। आओ वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं आपके पास, इज यूज टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट इमेज का मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपने इरेक्ट इमेज बनानी है। अगर यहाँ पे रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, सॉरी, रियल या इन्वर्टेड इमेज का होता तो आपके पास हम लोग क्यू की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते। अब सवाल में कह रहे हैं विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब कितनी मैग्नीफाई हुई हुई है, वो 2 गुना। मैग्निफिकेशन बेटा होता है रेशो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, जिसका मतलब Q ओवर P बराबर हो जाएगा 2 के। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो कि Q बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, 2P के। बट यहां पे हम लोगों ने Q की जो एक्चुअल वैल्यू लेनी होगी वो क्या ले रहे होंगे हम लोग, -2P, क्योंकि सवाल ये कह चुका है कि इमेज आपके पास कैसी है, इरेक्ट। आओ इसमें लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q बराबर होता है 1 ओवर F के। आओ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 ओवर F हो जाएगा 1 ओवर P, तो एज इट इज रहा। आगे क्या कह रहे हैं, 1 ओवर Q की वैल्यू निकालें। अच्छा सॉरी, निकालें नहीं, सॉरी, Q की वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा -2P। अब एलसीएम हमारे पास P और 2P का आ जाएगा 2P, यहां बन जाएगा 2 -1। तो 1 ओवर F की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 ओवर 2P। एलसीएम ले लें अगर हम लोग यहाँ का, तो आपके पास P की जो वैल्यू होगी, सॉरी एलसीएम कह रहा हूं, रेसिप्रोकल कर लें और P को आइसोलेट कर लें। तो P को आइसोलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, F वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और इक्वेशन बन जाएगी F ओवर 2। और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो P की वैल्यू जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू जो कि सवाल में पूछी भी जा रही है, ये बराबर है F ओवर 2 के। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी निकल के आई थी, बल्कि फोकल लेंथ तो हमें सवाल में दी हुई है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और 2 से डिवाइड कर दिया तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकल रहा है बेटा, 10 सेंटीमीटर, विच विल मेक ऑप्शन बी the correct option for this question. Question number 7 कह रहे हैं the apparatus used to compare the EMF of two cells is। देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास एक ऐसा apparatus होता है जो कि किसी भी जगह की या किसी भी वायर की या किसी भी सर्किट के अंदर कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड अगर हमने करनी है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। जबकि गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ करंट को। जबकि एम मीटर किस लिए यूज होता है, ये मेजर करने के लिए यूज होता है करंट को आपके पास। ठीक है, और आखिरी जो ऑप्शन बच गया, ना ए है ना बी है ना सी डी है, सॉरी, तो ऑप्शन है सी हमारे पास इसका करेक्ट। ऑप्शन सी है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता है बेटा, इसको यूज करते हैं हम लोग, एक ईएमएफ हमें पता होती है और एक ईएमएफ हमें फाइंड करनी होती है जब, तो हम लोग कंपेयर करते हैं ईएमएफ्स इस डिवाइस को यूज करते हुए। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ठीक है जी, तो इसको हम लोग यूज करते हैं दो ईएमएफ्स का रेशो निकालने के लिए भी, या अगर एक ईएमएफ नोन है तो दूसरी ईएमएफ फाइंड करने के लिए भी। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं ट्रांजिस्टर किस चीज से मिलकर बनता है इन सब में से। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ, देखो बेटा ट्रांजिस्टर हमारे पास या तो होते हैं एनपीएन या फिर होते हैं पीएनपी। ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को दूसरे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के दो हिस्सों के बीच में सैंडविच बना देते हैं, यानी कि एनपीएन या पीएनपी। अब किसी भी ट्रांजिस्टर की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है बच्चे, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास तीन पोर्शंस होते हैं, एनपीएन है या पीएनपी है। जो बीच वाला हिस्सा है यह कहलाता है बेस। ठीक है, एक साइड हमारे पास कहलाती है एमिटर और एक साइड हमारे पास कहलाती है कलेक्टर। ठीक है, तो आपके पास इसमें दो तरह के जंक्शन बन जाते हैं, एक होता है एमिटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा जो जंक्शन हमारे पास बनता है वो हमारे पास बन जाता है इसी तरीके से कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो एमिटर बेस्ड और कलेक्टर बेस्ड दो तरह के जंक्शन होते हैं हमारे पास एक ट्रांजिस्टर के अंदर। आओ सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं इसमें दो डायोड लगे हुए हैं, नहीं। इसमें एक डायोड लगा हुआ है, नहीं। इसमें एक डायोड लगा हुआ है, नहीं। डी, इसमें क्या लगे हुए हैं, टू जंक्शंस लगे हुए हैं, एक है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन और एक है आपके पास एमिटर बेस्ड जंक्शन। ठीक है बेटा। 9 कह रहे फिजिकल क्वांटिटी टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी, ऐसी क्वांटिटी जो कि बॉडी में रोटेशन लेकर आ जाती है, या जिसको हम आसान जबान में एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, जो बॉडी को टर्न कर दे, या फिर हम उसको कहेंगे कि उसमें टर्निंग इफेक्ट लेकर आ जाए। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, ये तो आप लोगों के पास बहुत पुरानी 9th क्लास से चलती हुई आ रही डेफिनेशन है। इसको हम लोग कहते हैं आपके पास ऑप्शन डी, टॉर्क। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहता हूं तो हाँ ये बात तो सही है सर कि फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन कौन सी फोर्स ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये आपके पास इनकम्प्लीट आंसर हो गया। इस
फिजिकल क्वांटिटी टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। हाँ, शायद यहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम होता तो फिर हम लोग कंसिडर करते भी किसी तरीके से, यहाँ सिर्फ मोमेंटम आ रहा है, विच इज अ रॉन्ग आंसर। एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन रोटेट करने के लिए नहीं, एनर्जी तो किसी भी काम करने के लिए चाहिए। तो रोटेट करने के लिए जो पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें चाहिए होती है वो होती है आपके पास ऑप्शन डी, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं व्हेन इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से आने वाली चीजों की जो इमेज है वो हमारी आंखों में अगर रेटिना के आगे बनती है तो ऐसी एबनॉर्मलिटी को हम क्या कहते हैं। समझना बेटा, देखो ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई है। नॉर्मल ह्यूमन आई में क्या हो रहा है, जो लाइट रेज हमारे पास आती हैं, हमारी आंखों पे फॉल करती हैं, उनको काम क्या होता है, हमारी आंखों के इस लेंस का, हमारी आंखें चूंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस जैसी शेप रखती हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, उन तमाम लाइट रेज को कन्वर्ज कर देना। और कन्वर्ज भी कहाँ करना, फोकल पॉइंट के ऊपर या फोकस के ऊपर। ये फोकस लाई करता है रेटिना पे, रेटिना विच इज अ नर्व इनसाइड आवर आई। अब नॉर्मली क्या होता है, कभी कभार हमारे साथ आंखें खराब हो चुकी होती हैं जब हमारी, तो दूर की नजर हमारी कमजोर होने पे आपके पास जो दूर से लाइट रेज आ रही हैं वो रेटिना पे फोकस होने के बजाय रेटिना से पहले फोकस हो जाती हैं। उनका फोकल पॉइंट रेटिना से आगे निकल जाता है, जो कि आपके पास इमेज को ब्लर बनाता है। ऐसी ऐसी बीमारी को हम लोग कहते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, क्योंकि आपके पास इमेज शॉर्ट पड़ गई है रेटिना से। हाँ, इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए मुझे इन इमेजेस को थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, फैला के पीछे लेके जाऊंगा इनको, ऑब्वियस सी बात है। फैलाने के लिए हम इनके साथ लगाते हैं, इनकी रेमेडी होती है कॉनकेव लेंस। तो एक कॉनकेव लेंस लगाया जाता है इस तरह की आंख के आगे, ताकि आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस को दूर किया जा सके और इमेज हमारे पास वापसी फैल के कहां बन जाए, हमारे पास रेटिना के ऊपर बन जाए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, शॉर्ट साइटेड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 11 कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज। देखो बेटा, 9th 10th क्लास से हम लोगों को कुछ याद होना याद हो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं से रट्टा लग ही जाता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सवाल कह रहा है टाइम पीरियड तो सबको पता है, तुम फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो सब पूरे टाइम पीरियड को। 2 पाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 पाई, एल ओवर जी का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास जी ओवर एल, which will make the correct option for question number 11 option number D, 1/2 pi under root G over L। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर बनाना है, सब कुछ सेम रहेगा, क्या चेंज होना चाहिए। देखो, आपके पास एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर, एसी की कोई सी भी डिवाइस हो या डीसी की कोई सी भी डिवाइस, सच एज एसी मोटर वर्सेस डीसी मोटर, सबके अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एसी जनरेटर के अंदर हम लोग लगाते हैं स्लिप रिंग्स, जो कि कॉन्टिन्यूअस रोटेशन को अलाउ करती हैं, और आपके पास इसमें जो पोलैरिटीज बन रही होती हैं वो रिवर्स नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास सॉरी रिवर्स होती हैं। इसी तरह से डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं स्प्लिट रिंग से। ठीक है, एक ऐसी रिंग जो कि टूटी हुई होती है बीच में से, एक ऐसी रिंग को हम लोग प्लेस कर देते हैं जिससे आपके पास करंट जो है यूनी डायरेक्शनल हमारे पास इंड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के जनरेटर को हम कहते हैं डीसी जनरेटर। तो याद रखना बेटा, एसी के किसी भी इक्विपमेंट को, चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो, अगर हमने डीसी में कन्वर्ट करना है तो स्लिप रिंग को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग से। और स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम होता है कम्यूटेटर। तो नाउ लुक फॉर दी ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सवाल में ये कहा था एसी को डीसी जनरेटर बनाना है तो स्लिप रिंग की जगह क्या लगाएं, स्प्लिट रिंग लगाएंगे या कम्यूटेटर लगाएंगे। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। 13 स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या होती है बेटा, कि जब आपके पास एक ऐसी वेव जिसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड होगा और एग्जैक्टली वैसी वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आ जाए। ठीक है, एग्जैक्टली उतने ही एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ वाली वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आ जाए, तो ऐसे केस में हमारे पास ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होके दो लूप्स की फॉर्म में आ जाती हैं और ये कहलाती है स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव के अंदर ये जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं आपके पास, इन्हें कहा जाता है एंटीनोड्स, और ये जो लोवेस्ट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है हमारे पास नोड्स। तो देखो, आपके पास टोटल जो वेव है जिसकी लेंथ होती है लेमडा, नोड टू नोड इसका हाफ हो जाएगा विच विल बी लेमडा बाय 2। सिमिलरली एंटी नोड टू एंटी नोड भी सेम पॉइंट्स रहेंगे, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास लेमडा बाय 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, लेमडा बाय 2। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन ने सजेस्ट किया था कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में मूव करती है, और मूव करती है हमेशा किसमें, स्ट्रेट लाइन के अंदर।
तो आपके पास दैट वाज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इवन दो इस थ्योरी से ना ही इंटरफेरेंस समझ में आ सकती थी हमारे पास, वो प्रूव ही नहीं हो रही थी, ना ही रिफ्लेक्शन समझ में आती थी आपके पास। तो बेसिक वे फिनोमेनास को ये आपके पास नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तभी फेल हो गई थी। बट कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने क्या बताया, ये चीज जरूर प्रूव करके वो प्रूव करने के काबिल हुई कि लाइट किस पे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक लीनियर मोशन परफॉर्म करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से रिंग प्रूव नहीं हो रहे, डिस्पर्जन प्रूव नहीं हो रही, थिन फिल्म प्रूव नहीं हो रही, तो किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास, क्या चीज हमारे पास शो कर रही है ये चीज कि आपके पास लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट करती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है आपके पास। क्वेश्चन 15 कह रहे हैं व्हेन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, एटम नेगेटिवली चार्ज कब होता है। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नॉन मेटेलिक एटम है जिसके फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में मान लेते हैं आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर सेकंड शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इस गरीब को अगर हम थोड़ा सा देखें मैथमेटिकली, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब आपके पास ये लिखा जा चुका, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो 7 प्रोटॉन्स भी होंगे। -7 + 7 ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास, न्यूट्रल। अब ये जो नॉन मेटेलिक एटम होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी का एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जब ये एक इलेक्ट्रॉन छीनता है तो छीनने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 8 हो जाती है, प्रोटॉन्स अभी भी कितने रहते हैं हमारे पास, 7। जिसकी वजह से मैथमेटिकली ट्रीट करें तो -8 + 7 बराबर होता है -1 के, जिसका मतलब मेरे न्यूट्रल एटम ने एक नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। और नेगेटिव चार्ज गेन कब होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, या इलेक्ट्रॉन छीन लो कहीं से, या आसान जबान में इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन गेन नहीं भाई, न्यूट्रॉन गेन नहीं भाई, सी सर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा आपके पास। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहे हैं वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड ऑन अ बंसन फ्लेम। अच्छा, देखो आपके पास सवाल में क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, मान लो ये रही वो मेटल रॉड। इस मेटल रॉड को उठा के मैंने एक बंसन फ्लेम पे रख दिया, ठीक है, आसान जबान में एक चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम के ऊपर रख दिया आपके पास। ठीक है, अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इसके, वैसे तो पूरी की पूरी इस रॉड के अंदर ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स हमारे पास लाइन से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल राइट अबव द फ्लेम मौजूद होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, अब होते इतने टाइटली पैक्ड हैं कि उनके पास वाइब्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वाइब्रेशन इंटेंस होने लग जाती है। जब उसकी वाइब्रेशन इंटेंस होती है तो वो कोलाइड करता है अपने बराबर वाले से और उसको भी तेज कर देता है, फिर बराबर वाला अगले वाले को तेज करता है, वो अगले वाले को करता है, करते कराते हमारे पास आखिरी वाले मॉलिक्यूल तक ये तेजी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि तमाम मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है, या तमाम के तमाम गर्म हो जाते हैं। एंड हमने एक को हीट करना स्टार्ट करा लेकिन दूसरा एंड भी हमारे पास गर्म हो गया। अब ऐसी हीट ट्रांसफर जिसमें पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर हो रही है, इसे हम लोग कहते हैं बेटा कंडक्शन। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम कंडक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 17 कह रहे हैं विच आइसोटोप ऑफ यूरेनियम अंडरगोज अ फिजन रिएक्शन विद स्लोअर न्यूट्रॉन्स। तो आपके पास बेटा पहली बात तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है कि यूरेनियम का जो ये 23592 वाला आइसोटोप होता है, ये आपके पास फिजन रिएक्शन में पार्ट लेता है स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ। जब न्यूट्रॉन्स इन पे बम्बार्ड किए जाते हैं तो आपके पास ये जो यूरेनियम है ये टूट जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर या डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, जो कि होते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। और साथ ही साथ इसमें से निकलते हैं हमारे पास 3 और न्यूट्रॉन्स जो कि 3 और यूरेनियम्स को हिट करते हैं आपके पास, वही यूरेनियम जो कि 23592 रखता है। और फिर ये और बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स में टूटेगा, अगला यूरेनियम और बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स में टूटेगा, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती चली जाएगी, विच इज ऑल्सो नोन एज फिजन चेन रिएक्शन। तो आपके पास बेटा इस फिजन चेन रिएक्शन को अगर आप करना चाहते हो तो स्लो न्यूट्रॉन्स को किस पे बम्बार्ड करना पड़ेगा, उनको बम्बार्ड करना पड़ेगा यूरेनियम के आइसोटोप 23592 के ऊपर। ठीक है, विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 18 कह रहे हैं द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड व्हेन द पीएन जंक्शन इज। एक पीएन जंक्शन बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ये आ गया मेरे पास एक पीएन जंक्शन।
ठीक है। इस पीएन जंक्शन में नॉर्मली क्या होता है, एक साइड पी टाइप है जिसका मतलब होल्स होंगे इसमें बहुत सारे, एक साइड एन टाइप है जिसका मतलब इसमें क्या होंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री के। नॉर्मली क्या होता है, जब ये पीएन जंक्शन को हम ज्वाइन करते हैं, ये जंक्शन बनाते हैं, तो होल्स में से कुछ होल्स में आके ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और ये एक इमोबाइल लेयर बन जाती है जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज होने से रोकती है। इस लेयर को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। सही है बेटा, ये क्या कहलाता है हमारे पास, पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने का तरीका क्या होता है, सुनना। इस तरीके में हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से। नेगेटिव से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव करते हुए जाते हैं और जैसे ही वो यहाँ पहुंचते हैं आपके पास, तो यहाँ पे आगे कौन मौजूद है, एक और नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव पीछे से आ रहे होंगे तो ये आगे मौजूद नेगेटिव को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आगे बढ़ेंगे और आगे मौजूद इस लेयर के ऊपर, इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर हमारे पास एक प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल बैरियर की जो जोर है या जो विड्थ है वो टूटने लगेगी, वो कम होने लगेगी, ताकि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करके आपके पास पी टाइप में जाए और पी टाइप से फिर पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट कर ले और पूरा करंट हमारे पास फ्लो होने लग जाए। अब इस तरह के प्रोसेस को हमारे पास कहते हैं, पहली बात तो बाइसिंग। बैटरी के कनेक्शन को पीएन जंक्शन के साथ कहा जाता है बाइसिंग, लेकिन एक ऐसी बाइसिंग जिसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, ये कहलाती है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका उल्टा किया होता अगर हमने नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया होता, तो वो कहलाती है रिवर्स बाइसिंग और उसमें करंट फ्लो नॉर्मली हमारे पास नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, फॉरवर्ड बाइज। उसमें हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कम हो रही होती है। 19 कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन इज, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन की है। ए, ट्रांसवर्स मोशन। बेटा ट्रांसवर्स मोशन आपके पास एक ऐसी मोशन को कहा जाता है जो कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है या परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रही है। लेकिन सवाल ये कि हर ट्रांसवर्स पे देखिए, पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्स जरूर होती हैं, लेकिन हर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, सच एज वाटर वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है। बी में कह रहे हैं एसएचएम। एसएचएम जो है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे बच्चे मैकेनिकल एनर्जी से ताल्लुक रखने वाली चीज है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल क्यों, उसके अंदर हम लोगों को आपके पास चाहिए होता है एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो सके, जो अपनी पोजीशन वापस रीगेन कर सके। तो ये मैकेनिकल एनर्जी से ताल्लुक रखने वाला है, ना कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसकी वजह से ये भी गलत ऑप्शन बन जाता है, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन नहीं बनती। सी आ रहा है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो एक्चुअली उसके साथ साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करती है और मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के अराउंड ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट हो जाती है एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती हैं और उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ऑप्शन सी, बैक फोर्थ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Question 20 कह रहे हैं a proton enters in a magnetic field in direction of west and magnetic field directing downward, then force acting on the proton is directed where, towards किधर जा रही होगी। देखो इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कैसे यूज करते हैं समझना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, जो शहादत की उंगली है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे, यानी कि इंडेक्स फिंगर को कुछ राइट हैंड की, और राइट हैंड यूज करना प्लीज, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को कुछ इस तरीके से रखिए अपने पास। अब जैसे ही आप यहाँ पे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर प्लेस करेंगे, उसके बाद हमारे पास अगला काम क्या है, उसके बाद हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, ये जो सवाल में खुद बोला है कि प्रोटॉन किधर जा रहा है भाई, वेस्ट पे जा रहा है। देखो मैंने वेस्ट पे ड्रॉ भी करके दिखा दिया, दिस डायरेक्शन इज नोन एज वेस्ट, दिस डायरेक्शन इज नोन एज ईस्ट। तो अब आपके पास अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड का है डाउनवर्ड्स है, और वेस्ट और ईस्ट, हमारे ईस्ट टू वेस्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इस बात को समझना। अब ये आपके पास इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट अगर आपके पास जा रहा है, अब इस बात को समझते हैं बेटा अपने पास कि आपके पास इसकी फोर्स कहां लगेगी, इस चार्ज के ऊपर, इस प्रोटॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो कहां लगेगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपने अपनी इंडेक्स फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दी, अपनी जो मिडिल फिंगर है वो आप अपना रिस्ट ट्विस्ट करें, और मिडिल फिंगर आपकी जानी चाहिए हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जाएगी तो आपके पास
आपका जो थंब है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से अंदर की तरफ, राइट हैंड का जो थंब है वो इनटू द पेज आपके पास क्या हो रहा होगा, हमारे पास ओपन हो रहा होगा। अगर ये इनटू द पेज ओपन हो रहा है आपके पास राइट हैंड का थंब, तो आपने ये चीज यहाँ पे ये बतानी है बेटा कि आपके पास जो थंब होता है दैट एक्चुअली शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज विच इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो थंब है ये ओपन हो रहा है हमारे पास कहां पे, अंदर की जानिब, यानी कि आपके पास फ्रंट साइड पे। अगर आप खड़े हुए हो अपने सामने आमने, तो आपके ऑपोजिट यानी कि आपके सामने की तरफ जा रहा है, और आपके सामने जो डायरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, आपके पीछे जो होती है उसे हम कहते हैं सिंपली साउथ डायरेक्शन। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग हमारा जो चार्ज है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। Right now the option will become A. 21 कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल बेटा स्टार्ट होती है कैसे पॉइंट से, जहां पे प्रेशर होता है P1, लेट से वॉल्यूम होता है V1 और टेम्परेचर होता है T1। फिर वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन को गो थ्रू करती है, जिससे उसका प्रेशर हमारे पास कम हो जाता है, वॉल्यूम हमारे पास बढ़ जाता है, और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम रहता है, जिसका मतलब इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो गो थ्रू करती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन को, जिससे उसका प्रेशर फर्दर और कम हो जाता है, वॉल्यूम लेकिन आपके पास कंप्रेशन हुई है, सॉरी एक्सपेंशन हुई है तो वॉल्यूम हमारे पास बढ़ जाता है, और एडियाबैटिक हुई है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसका मतलब थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी इसकी गिर जाएगी, जो कि कहां जाएगी आपके पास, पिस्टन को मूव करवाने में, पिस्टन पे वर्क करने में हमारे पास। ठीक है, अगला प्रोसेस होता है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में आप प्रेशर को इंक्रीज करके P4 तक ले जाते हो, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, लेकिन चूंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी ही रहेगी इंटरनल एनर्जी जितनी पिछले स्टेप में थी, लेकिन जितनी स्टार्ट में थी उससे कम हुई हुई है। अब उसके बाद आखिरी स्टेप हम क्या करते हैं, आखिरी स्टेप हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके पास करवाया जाए एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन इतना करवाते हैं कि प्रेशर दोबारा अपनी इनिशियल स्टेज को पहुंच जाता है, तो वॉल्यूम भी इनिशियल स्टेज को पहुंच जाता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इनिशियल स्टेज को पहुंच जाता है। और अगर टेम्परेचर इनिशियल स्टेज को पहुंच गया तो इसका मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी भी कहां आ गई, वापसी अपनी जगह पे आ गई। ड्यूरिंग द प्रोसेस तो चेंज हुई, लेकिन वापसी अपनी जगह पे आ गई, जिसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी मेरे बेटे, ऑप्शन सी सेम। 22 कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यह सिखाता है कि हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी में जा सकती है और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जा सकती है, एंड वाइस वर्सा, अदर फॉर्म्स को भी हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यार ये सुना सुनाया सा लॉ है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिनोनिमस लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा जब हम लोगों ने, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वही लॉ किस पे अप्लाई हो गया, जाके आपके पास हीट के ऊपर। तो यानी कि आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे मिलता जुलता लॉ है, वो मिलता जुलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, जितनी कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इस कायनात की खलकत के टाइम पे डाल दी होगी उतनी ही एनर्जी मौजूद रहेगी, हाँ अपनी फॉर्म चेंज करती रहेगी बस वो अपने पास। ठीक है, एनीवेज मूविंग ऑन। 23 में आपके पास कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ लिख ली मैंने आपके पास, 20 सेंटीमीटर आ गई। एंड इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का जो साइज है वो कितना आपके पास 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट साइज के। तो आओ जरा अब यहाँ पे पूछ के रहे हैं कंप्यूट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आपके पास बेटा लेंस फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो आपके पास यहाँ पे हम q की जगह पे पुट कर सकते हैं 1/2p। p और 2p का जो एलसीएम आएगा बच्चे वो हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 2 + 1। तो आपके पास 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2p। आओ सिर्फ p को अकेला करते हैं, f 5 चला जाएगा, तो f की वैल्यू हो जाएगी 3f/2। 3 मल्टीप्लाई बाय f है 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 10 20। तो आंसर कितना आ गया p का हमारे पास 3 10 30 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटा ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन। 24 कह रहे हैं वन कंप्लीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। बेटा पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन को कहते हैं विच रिपीट्स इटसेल्फ,
जैसे अगर तुम अपने कमरे में ऊपर लगा हुआ पंखा देखो, उसकी मोशन अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो सर्कुलर मोशन भी हमारे पास रिपीटिंग मोशन यानी कि पीरियोडिक मोशन कहला सकती है। इसी तरीके से अगर कोई पेंडुलम लगा हुआ है और वो वाइब्रेट कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो भी पीरियोडिक मोशन कहला सकती है, क्योंकि वो भी बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है आपके पास। अब ये कह रहे हैं कि वन कंप्लीट पीरियोडिक मोशन इज, या तो सर ऑसिलेशन हो सकती है, बिल्कुल सही है, रेवोल्यूशन भी हो सकती है सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो सकती है कुछ केस में, अगर उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो ये सिंपल हार्मोनिक भी हो सकती है इस कंडीशन में। हर दफा जरूरी नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में जरूर हो सकती है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 25 कह रहे हैं इट इज सीन दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ, क्या लाइट जब मूव करती है तो एनर्जी फ्लो नहीं करती है? भाई ऐसा ही नहीं करती है भाई, क्या हो गया? विजिबल लाइट और लाइट में क्या फर्क है? लाइट वेव कोई सी भी हो सकती है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, यूवी, जबकि विजिबल सिर्फ वो स्पेक्ट्रम है जो हमें नजर आता है, जो कि रेंज करता है वॉयलेट से रेड तक, विबग्योर। तो आपके पास विजिबल भी ऑब्वियस सी बात है एनर्जी फ्लो करती हुई जा रही है। प्रोग्रेसिव वेव, कोई भी वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही होती है, वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को कैरी करके लेके जा रही है, क्योंकि वेव का काम ही क्या है, एनर्जी कैरी करना। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो कि आपके पास दो ऑपोजिट मूविंग वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज कर जाती हैं, और इनकी जो एनर्जी होती है वो इनके एंटी नोड्स और नोड्स के अंदर ही स्पेसिफिक होकर रह जाती है आपके पास, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही पॉइंट टू पॉइंट, और आपके पास ये कैसी कहलाती हैं तभी, स्टैंडिंग वेव्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ऑप्शन डी, स्टैंडिंग वेव्स।